नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी सेंटर में। सीटेट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मिट्टी का माधो होना। मिट्टी का माधो होना का अर्थ है, मिट्टी का माधो होना, इसका अर्थ है बहुत ही मूर्ख होना। इसका अर्थ है बहुत ही मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 32, तद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धति का संधि विच्छेद होगा तत्धन हित। ऑप्शन हमारा सी, तत्धन हित। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। ये हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 35, बिना घनश्याम धाम धाम वज्रमंडल में, उधव नित बसति बहार वर्षा की है। इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। यहाँ घनश्याम को दो अर्थों में प्रयुक्त किया जा रहा है। एक तो कृष्ण को कहते हैं घनश्याम, और दूसरा बादल को कहते हैं घनश्याम। इसलिए जब एक ही शब्द का दो अर्थों में प्रयुक्त हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकता है? यहाँ आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मुनि। मुनि एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा युग्म सही है कुक्षी। कुक्षी का कोक होता है, कुक्षी का कोक होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? इसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा निम प्लस अज्जित, निमज्जित। यहाँ निम प्लस अज्जित नहीं होता है, या नी प्लस अज्जित होता है। नी प्लस अज्जित का होता है निमज्जित, नी प्लस मज्जित। यहाँ इसका नी प्लस मज्जित, इसका होता है निमज्जित। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। मधु की मक्खी, जिसका अर्थ होता है मधु की मक्खी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है पीछे पड़ जाना। सिर पर सवार रहने का अर्थ है पीछे पड़ जाना। यहाँ होगा पीछे पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह वाक्य कौन सा सर्वनाम है? वह कौन सा सर्वनाम है? इसमें हो जाएगा हमारा, वह कौन सा सर्वनाम है? वह में कौन सा सर्वनाम है? बी। ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। इसमें कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। इसमें कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ अगला क्वेश्चन है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? यहाँ कौन सा आंसर हमारा सही होगा? यहाँ आंसर हमारा सही होगा बी। यहाँ आंसर हमारा सही होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, तालव्य महाप्राण। ये तालव्य तो सही है, लेकिन महाप्राण नहीं होता है, ये अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। अगला क्वेश्चन है, 45,
बाण का पर्यायवाची नहीं है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। हमारा यहाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी, सारंग। सारंग बाण का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। ये हो जाएगा हमारा निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? तो अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह किसको कहा जाता है? अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह कौन से दो शब्द हैं? अंग और अह। अंग और अह ये दोनों अयोगवाह हैं। सुमेलित कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, राम नाभादास, रामचरितमानस सूरदास, सूरसागर दयानंद सरस्वती, भक्तमाल तुलसीदास। यहाँ हम मिलान कर लेते हैं। रामचरितमानस का तुलसीदास, विकल्प में देख लेते हैं, इसमें दूसरे वाले में है डी। डी दूसरे का डी सही है, ये हमारा है सी में। सी में है तो इसका मतलब कि यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 49, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें हमारा भाववाच्य हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा बी। बी में पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? यहाँ हो जाएगा अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, सही है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 51 और 52 का विकल्प चुनिए। ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए। कला और जीवन का संबंध अन्योन्याश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श रूप प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, बल्कि वह आदर्श रूप को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला, कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। अब हमारा क्वेश्चन है, कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं का तात्पर्य है, यहाँ से शुरू है। देखिए, कला और जीवन अन्योन्याश्रित हैं का तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य? एक दूसरे पर आश्रित। ये एक दूसरे पर आश्रित है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब है 52, क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? जो कलावाद पर आधारित हो, जो प्रकृति का चित्रण करती हो, जो कल्पना पर आधारित हो, जो जीवन उपयोगी हो। कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ देख लेते हैं इस चीज़ को एक बार, 52 में विकल्प में, ये पैराग्राफ में एक बार देख लेते हैं। यहाँ दिया है, ये देखिए नीचे दिया है, कला के लिए संबंधी विचारों में जीवन के लिए उपयोगी कला ही श्रेयस्कर मानी गई है। वही कला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है जो जीवन के लिए उपयोगी हो। और यहाँ हमारा प्रश्न क्या था? कला श्रेष्ठ मानी गई है जो जीवन के लिए उपयोगी हो। ठीक है, चलिए 53, ये पद्यांश है। पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 53 एवं 54 के सही विकल्प छांटिए। निम्नलिखित के सही विकल्प छांटिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें इस पद्य में कौन सा भाव है? इस पद्य में कौन सा भाव है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मधुर भाव। इसमें मधुर भाव है। श्याम और किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। यह तुलसीदास की पंक्ति है। इसमें है, ये इसका आंसर हो जाएगा मधुर भाव। अगला क्वेश्चन है, यह पद्यांश किस कवि का है? यह पद्यांश किस कवि का है? अभी बताया है हमने। यह पद्यांश किस कवि का है? ये तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यह तुलसीदास का पद्यांश है। अगला है,
अगला है चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो ये संज्ञा हो जाएगी हमारी व्यक्तिवाचक। जब किसी का नाम हो, कोई स्थान हो, कोई जगह हो, किसी चीज़ का नाम हो, कोई एक व्यक्ति हो, तो उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देखिए, जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक, अब चलिए ये सब आगे पढ़ना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। सुबुद्धि, अशुबुद्धि, आरोह अवरोह, अपकर्ष, उत्कर्ष अपकर्ष, कीर्ति अपकीर्ति। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुबुद्धि अशुबुद्धि, क्योंकि सुबुद्धि का होता है दुर्बुद्धि, सुबुद्धि का होता है दुर्बुद्धि, न कि अशुद्धि, असुबुद्धि। ठीक है, चलते हैं 57, क्वेश्चन नंबर 57, सुमेलित कीजिए। यहाँ भी सुमेलित करना है। तलवार, तलवार का हो जाएगा वृक्ष, टेढ़ा, टेढ़ा का हो जाएगा प्रवीण, तरु, तरु का हो जाएगा वक्र, पटु, पटु का हो जाएगा कृपाण। अब हम मिलान करते हैं। तलवार किसको कहते हैं, तलवार कृपाण को कहते हैं। टेढ़ा, टेढ़ा वक्र को कहते हैं। तरु वृक्ष को कहते हैं। और पटु प्रवीण को कहते हैं। पटु जैसे वाक्पटु मतलब बोलने में प्रवीण है, वाक्पटु बोलने में प्रवीण, तो पटु का मतलब होता है प्रवीण। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा। ए का 4, ए का 4 और ए का डी, डी मतलब 4, ए का डी। तो इसमें देख लेते हैं पहले का डी, पहले में ही सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। आपके देश में राज प्रबंध है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इसमें कौन सा कारक होगा। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इसमें कौन सा कारक होगा। इसमें हो जाएगा हमारा सी, अधिकरण। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में अधिकरण कारक होगा। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये हो जाएगा आयुष्मती। आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा, आयुष्मती। ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट था जो पूरा हुआ। ये कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।